डिसॉल्व से निकला डिसोल्यूशन, लिक्विडेशन लिक्विडेट करना, ख़त्म करना, कैश में तब्दील करना। किसे? बिजनेस को। कौन से? लिक्विडेशन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस को ख़त्म किया जाता है। सर क्यों ख़त्म किया जा रहा है? बिजनेस ख़त्म करने की वैसे बहुत सारी वजह हो सकती हैं। मसलन मोहसिन एक वजह कोई जो लड़ाई हो सकती है पार्टनर्स के दरमियान, पार्टनर लॉस की वजह से कि एक पार्टनर मर जाए तो फिर डिपेंड करता है नाइश के पार्टनर थे कितने। अगर एक मर गया तो पार्टनरशिप खत्म, और अगर और एक मर गया तो बाकी दो पार्टनरशिप को कंटिन्यू, कानून की नज़र में पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। क्या बोला? लेकिन क्यों खत्म हो जाएगी कानून की नज़र में? इसलिए कि पहले नाम था हमारी शॉप का ABC फर्म, सी भाई तो निकल लिए। अब बिजनेस का नया नाम बनेगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। वो नया एग्रीमेंट कानून के लिए ये होगा कि अब ये एक नया कारोबार है। पहले कारोबार के मालिक थे 3, बिजनेस अलग था, जो भी काम कर रहे थे कंप्यूटर खरीद के बेच रहे थे। लेकिन अब कारोबार के मालिक 2 लोग होंगे। तो आप कहेंगे कारोबार ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन लॉ कहेगा बिजनेस हमारे नज़र में ख़त्म हो गया, क्योंकि जो बिजनेस हमारे पास रजिस्टर्ड था उसके मालिक थे 3 और अब मालिक हैं 2, तो ये नया बिजनेस बना है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ना नाइश, यहाँ पे हम कह रहे हैं कारोबार ख़त्म हो गया, कानून की नज़र में नहीं बल्कि हकीकतन। सर हकीकतन कारोबार ख़त्म हो गया से मुराद क्या है? जैसे कि उन्होंने बोला लड़ाई हो गई, इतना नुकसान हुआ कि हमने बोला अब हम कारोबार चला ही, ख़त्म कर दो दुकान, जो कुछ मौजूद है सब बेच दो या आपस में बांट लो और बस अपने अपने घर चले जाओ। इसका मतलब है फिजिकली कारोबार को ख़त्म किया जा रहा है। और कोई वजह आती है दिमाग? हाँ से जब पार्टनर्स बैंकरप्ट हो जाएं, कोई एक पार्टनर जो है वो किसी जुर्म में या किसी वजह से उसके ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि कानून हमें अलाउ ना करे कि हम उसके साथ पार्टनरशिप कंटिन्यू करें, तो ऐसी सूरत में भी हो सकता है। कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए भी ख़त्म कर सकता है। जो पार्टनरशिप का दौरानिया, जो टाइम हमने सोचा था कि भाई पार्टनरशिप 3 साल के लिए होगी, 3 साल मुकम्मल हो गए, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से ख़त्म हो सकती है। या मैं और आप मिलके जिस मुल्क से सामान मंगवा रहे थे, उस मुल्क से सामान मंगवाने पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, तो आप और मैं कहेंगे अब हमारे काम करने का कोई, तो हम अपने कारोबार को, तो ये सारी वजह हो सकती है किस चीज़ की बेटा? लिक्विडेशन की, डिसोल्यूशन की। क्लियर? इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, जितनी थी मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है प्यारे बच्चों, जब बिजनेस को लिक्विडेट करते हैं तो चंद स्टेप्स होते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं। स्टेप्स फॉर लिक्विडेशन, कौन सा है वो स्टेप? उसमें सबसे पहला काम है प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस में कितनी तरह की चीजें होती हैं? 5। क्या? तो मैंने यही पूछा था किसी भी बिजनेस में कितनी तरह की चीजें होती हैं? 5। और 5 में आपने नाम बताने थे, आपने बता दिए, शुक्रिया। जब कोई कारोबार ख़त्म होता है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसमें उसके एक्सपेंस और रेवेन्यू ना हो, एक्सपेंस और रेवेन्यू भी हो सकते हैं। बड़ा संभल के बोल रहा हूँ जुमला, और आप संभल के सुनना। सेकेंड ईयर में जब ये टॉपिक पढ़ाना माजिद बेटा, तो वहाँ पे हमें एक बार भी बिजनेस के सारे एक्सपेंस और रेवेन्यू नज़र नहीं आए। बहुत सुन रही हैं आप लोग जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी थी। एक सवाल ऐसा पढ़ा था सिर्फ
जहाँ पे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट दिया हुआ था, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो यस सर। एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी का अकाउंट दिया हुआ था, सारे एक्सपेंस नहीं बताए हुए थे, सारे रेवेन्यू नहीं बताए हुए थे। एक भी सवाल सेकंड ईयर में ऐसा नहीं पड़ा सर। तो इस साल 90% चांस ये है, बल्कि 95% कि हमें अभी भी जो क्वेश्चन लिक्विडेशन का मिलेगा उसमें हमें दिए हुए होंगे बिजनेस के एसेट लायबिलिटी। लेकिन 5% चांस है कि पेपर में ऐसा सवाल भी आ सकता है कि उसमें दिए हुए होंगे बिजनेस के एक्सपेंसेस। सर फिर क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को मारेंगे। जिस दिन कारोबार खत्म कर रहे हैं उस दिन तक का जो प्रॉफिट और लॉस बनता है वो निकाल कर मालिकान के हवाले। उसके बाद अब लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सर लिक्विडेशन के प्रोसेस में क्या होगा? जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं तो कैपिटल के ऊपर असर आता है, या तो कैपिटल बढ़ता है, तो ये दोनों खत्म हो गए, कैपिटल में एडजस्टमेंट आ गई। अब जो लोग कारोबार के मालिक हैं और जो बिजनेस की जिम्मेदारियां हैं, ये दोनों किसके बराबर होती हैं? एसेट्स के बराबर होती हैं। तो अब बिजनेस के एसेट्स को देखा जाएगा कि आज बिजनेस में कितने के एसेट्स हैं। यकीनन बिजनेस के एसेट इन दोनों के सम के बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे? हम अपने एसेट्स, जो पार्टनर कहेगा कि भाई मुझे ना फर्नीचर दे दो और उसका हिस्सा फर्नीचर के बराबर ही बनता है, तो हम बोलेंगे ओके तुम फर्नीचर लो और लो शाबाश, अल्लाह हाफ़िज़ भी हमारा। एक पार्टनर बोलेगा यार ये बिल्डिंग मेरे नाम कर दो, उसका हिस्सा भी बिल्डिंग की वैल्यू के, बोलेंगे ओके बिल्डिंग तुम्हारी। मैं बोलूँगा भाई मैं कैश लेके जा रहा हूँ। तो अगर पार्टनर अपनी मर्जी से और राजी होके, एग्री होके चीज़ें आपस में बांट लें तो सब अपने अपने हिस्से के बराबर चीज़ें लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स में हुई है लड़ाई तो फिर होगी चिराग। क्या? अगर ये डेस्क बांटने की बात होगी तो आप बोलेंगे ये डेस्क तुम ले रहे हो, ये डेस्क 5,000 की है। मैं बोलूँगा क्या हो गया, पुरानी हो गई है भाई, 3,000 रुपये में दे दो मुझे। आप बोलेंगे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, 3,000 में नहीं लो तुम, अगर तुम्हें लेनी है तो 5,000 में लो, क्योंकि हमने ली थी 5,000 की। मैं बोलूँगा यार 5,000 की ली थी, 1,000 रुपये तो डेप्रिसिएशन हो चुका है, इसकी बुक वैल्यू बनती है 4,000। लेकिन मैं कह रहा हूँ कितने की लूँगा? 3,000 में लूँगा ये। मैं कारोबार का क्या हूँ? मालिक। मैं कह रहा हूँ मैं ये फर्नीचर अपने घर ले जाऊँगा और अपने कैपिटल को 3,000 से कम कर दूँगा। क्लियर? लेकिन सामने वाला पार्टनर कह रहा है नहीं, या तो तुम 4,000 रुपये से अपना कैपिटल कम करो, क्योंकि ये डेस्क इस वक्त हमारे मुताबिक बनती है। मैंने बोला नहीं जाओ, मैं नहीं कम करता 4,000। तो अब मजबूरन फिर इस डेस्क को 20 से काट के आधा आधा घर ले जाएं। अब बेचना पड़ेगा। या तो मैं और आप हो जाते कि ये आप ले लो या मैं ले लेता हूँ और इतने में ले लेता हूँ, लेकिन जब हम दोनों एग्री नहीं है तो अब इसको बेच कर जो आएंगे पैसे, वो पैसे हम बांट लेंगे आपस में। सर तो ये 5,000 की थी, 4,000 इसकी वैल्यू है, अगर ये 6,000 में बिकी तो 2,000 का होगा फ़ायदा, वो फ़ायदा भी हम दोनों में बटेगा। एग्री? और अगर ये 4,000 की चीज़ बिकी 2,000 में तो 2,000 का होगा, वो भी हम दोनों में बटेगा। और फिर जिसके जितने पैसे बनेंगे वो उतने पैसे कारोबार से लेकर। तो स्टेप नंबर 1 में हम ये करेंगे कि हम ज़्यादा अच्छा वर्ड लिखें, कन्वर्जन। वैसे फर्स्ट सेकंड ईयर में हम लिखते थे सेल ऑफ अदर एसेट। क्या लिखते थे प्यारे भाई? सेल ऑफ अदर एसेट। क्यों कहते हैं सर? बिजनेस में एसेट्स 2 तरह के होते हैं, करंट और नॉन करंट। लेकिन इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, क्या बोला? कॉन्टेक्स्ट में। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम एसेट 2 तरह के कहते हैं, एक कैश और दूसरा अदर एसेट्स। क्या मतलब? वो कैश के अलावा जितने भी एसेट हैं वो अदर एसेट, वो सारे हम बेच देते हैं, कैश को बेचते नहीं। इसलिए हम इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, इस चैप्टर के पढ़ते हुए हम ये नहीं कहते कि एसेट 2 तरह के, करंट और नॉन करंट। हम बोलते हैं एसेट 2 तरह के, एक और दूसरा एसेट। सारे अदर एसेट को बेच दिया जाता है। सर तो इसमें तो रिसीवेबल भी आता है, अकाउंट रिसीवेबल,
उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, ये कर या किसी दूसरे बंदे को बोला जाता है तुम इससे पैसे ले लेना, मुझे अभी पैसे दे दो। तो मैंने उसे अकाउंट से बिल भेज दिया। और हो सकता है कि मुझे उससे लेने हो 5,000, सामने वाले से मैं बोलूँ तुम मुझे 4 दे दो, उससे ले लेना, तो मुझे इस पे फायदा या नुकसान। नुकसान, और फायदा हो नहीं सकता, नुकसान हो सकता है। क्या बोला? फायदा नुकसान हो सकता है। सर कैसे? मैं जो उससे लेने थे 5,000, मैंने आपको बोला तुम ले लेना उससे 6,000, अच्छा, तुम उससे 4,000 ले लेना, तुम बोलोगे मैं पागल हूं उससे 4,000 लूं? क्यों? तुम या मुझे लेने थे उससे 5,000, तो मैं अगर आपको बोलूंगा तुम उससे 4,000 ले लेना, तो फिर आप मुझे भी तो देंगे 4,000 4,000, तो मैं कहूँगा मुझे क्या हो गया, लो, क्योंकि मुझे लेने थे उससे 5,000 मैंने आपसे ले लिए 4,000 4,000, तो मुझे इसका मतलब है जिससे लेने थे आप उससे पैसे मैं तो कौन लेगा? मैं लो, आप लेंगे, यानी कोई भी शख्स जिससे मैंने डील की गया तुम पैसे ले लेना, क्योंकि मैं अपना कारोबार खत्म कर रहा हूँ, हम बाहर जा रहे हैं, और सामने वाला बोल रहा है अभी हम पैसे नहीं दे। तो पैसे आप ले लेना, लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि वो पैसे कितने देगा? 4,000 नहीं ना, उसने कितने देने थे? 5 मैंने उससे लेने थे 5, लेकिन जब मैं आपको बोलता हूँ कि तुम उससे 5 ले लेना और मुझे अभी दे दो 5, तो आप बोलेंगे पागल हूँ, तो मैं भी दूं 5 और बाद में मुझे 5 मिलेंगे, फायदा? तो मैं आपको फिर कहूँगा, लालच दूंगा, मैं कहूँगा ओके तुम मुझे दे दो सिर्फ और उससे लेना। नहीं समझ आया? ये कर आगे समझ आया? ये हो सकता है हाँ, मुझे तुम बेशक 4 दे दो, लेकिन तुम्हें सामने वाले से मिलेंगे 5, तो फिर आप डील के लिए राजी होंगी ना। लेकिन आप इतनी अच्छी तो हो ही नहीं सकती कभी भी कि मैं बोलूँ मुझे 5,000 दे दो और ये 5 तुम्हें कोई दे देगा, तो बोलोगी मुझे क्या सवाब मिलेगा? सवाब भी तो मिले ना जिंदगी में। ओके, तो इसका मतलब है अदर एसेट्स और कैश 2 कैटेगरी हो गई। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? कन्वर्जन या सेल ऑफ other assets into cash। किसमें? या हम अदर एसेट को बेच देते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है? कैश। सर क्यों? हमने अदर एसेट बेचने के लिए खरीदे थे, हमने तो अदर एसेट को बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा था, लेकिन बिजनेस को करना पड़ रहा है ख़त्म। तो बिजनेस को ख़त्म करते हुए सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि हम अपने अदर एसेट्स को और बदले में जो कैश आए वो कैश मालिकान में बांटना होगा आसान। क्लियर? ओके, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अभी तो सिर्फ नॉलेज, जनरल नॉलेज हासिल कर रहे हैं। दूसरा स्टेप पेमेंट या सेटलमेंट भी कह सकता हूँ ना। अभी मेरा हाथ लग पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज या सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अच्छा, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी ना, वो मैंने बहुत लिमिट में रहते हुए सिर्फ किस चीज़ के बारे में बात की थी? मैं अदर एसेट में और भी चीज़ों की मिसाल ले सकता हूँ। जैसे मैंने अभी बोला था, इस डेस्क को अगर हम मार्केट में बेचें तो ये डेस्क हमारे मुताबिक है 4,000 की, हो सकता है मार्केट में बिक जाए 6,000 की, हो सकता है मार्केट में बिके सिर्फ 2, और हो सकता है इत्तेफाक से पूरे 4 में बिक जाए। यानी बुक वैल्यू के 3-4 बराबर, बुक वैल्यू से कम और ज़्यादा। तो इसका मतलब है 3 सिनेरियो बने। हम अपने एसेट को जब मार्केट में बेचने जाएंगे तो वो जितने का है उससे ज़्यादा में ही बिक सकता है, उसके और उससे कम में ही बिक सकता है। यानी हमें अदर एसेट को बेचने पे फ़ायदा, नुकसान या कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल पर हमें पूरे पैसे भी मिल सकते हैं। जैसे हमने जिससे पैसे लेने थे उसी से बोला कि भाई कारोबार ख़त्म कर रहा हूँ, लड़ाई हो गई है, हमारे पैसे, उसने हाथ के हाथ 5,000 हमें। इसका मतलब है हमने अकाउंट रिसीवेबल को कलेक्ट कर लिया, कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर वो बंदा बोले मैं तो अभी पैसे दे ही, मैंने तो आपसे सामान लेते हुए बोला था हम आपको पैसे देंगे 20 दिनों में, और आप 2 दिन के बाद ही आके बोल रहे हैं पैसे दे दो, हम तो नहीं दे सकते आपको पैसे। तो मैंने कहा ओके भाई, फिर तुम मुझे नहीं बल्कि मिस्टर सी को दे देना,
और कितने देना, जितने मुझे देने थे उतने ही देना। और मिस्टर सी को जाके मैंने बोला यार तुम 5,000 उससे ले लेना, मुझे दे दो 4,500। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ मिस्टर सी से, मिस्टर सी तुम उससे 5,000 ले लेना, मुझे 6,000 दे दो? वो बोलेगा क्या दिमाग खराब हो गया, मैं 5 दूँ तुम्हें 6 दूँ? वो कम पैसे देकर उससे ज्यादा पैसे तो कलेक्ट, लेकिन वो मुझे ज्यादा पैसे देके उससे कम पैसे कलेक्ट नहीं करेगा। फायदा थोड़ी है उसमें, तो उसको नुकसान है। तो इसका मतलब है रिसीवेबल पर या तो पूरी अमाउंट मिल जाएगी या फिर नुकसान होगा, लेकिन फर्नीचर पर फायदा भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर है? उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि अपनी जिम्मेदारियों को बिजनेस की अदा करेंगे। जब सारी लायबिलिटीज अदा हो जाएंगी तो एसेट ऑलरेडी सारे के सारे कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें, कैश में हो गया। फिर इस कैश की मदद से लायबिलिटीज को अदा कर दिया, सारे एसेट ऑलरेडी बन गए जीरो, सिर्फ बचा हुआ है कैश, और लायबिलिटी भी हो गई। क्यों? क्योंकि हमने अदा कर दी। लायबिलिटी को अदा करने पर कितनी सिचुएशन हो सकती है? तो पहली लायबिलिटी थी 6,000, क्या सिचुएशन बनेगी? पहली हमने 6,000 पे कर दी, पहली सिचुएशन। दूसरी कोई बोलेगा? 6,000 से कम पे कर दी, बराबर कर दी, 6,000 बराबर पे कर दी इन्होंने। पहली सिचुएशन 6 पे करने थे और 6 पे किए। दूसरी सिचुएशन 6 पे करने थे, सामने वाले को बोला भाई पैसे नहीं है, बिजनेस खत्म कर रहा हूँ, नुकसान हो गया है, 4,000 लेते हो तो लो, वरना बाद में ये भी नहीं मिलेगी, दुकान बंद कर रहा हूँ अपनी। उसने बोला ओके भाई 4 ही दे दो यार। तो हमें लायबिलिटी पे करने पे हो गया फायदा। और क्या ये मुमकिन है मैं सामने वाले को बोलूँ हम कारोबार ख़त्म कर रहे हैं, हमने आपके 6,000 देने थे, आपको हमारी तरफ से मीठी ईद और बकरा ईद मुबारक, 10,000 आपके हुए देने थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा या 6 से ज़्यादा तो अकाउंट पेबल को पे करने पे नुकसान तो हो ही, हाँ फायदा समझ आ रही है? रिसीवेबल को कलेक्ट करने पर फायदा हो ही, नुकसान, और पेबल को पे करने पर फायदा, नुकसान, वाइस वर्सा है। दफा भी जिंदा है, दोबारा हो जाए एक दफा। रिसीवेबल को कलेक्ट करने पर नुकसान तो हो सकता है, फायदा। मुझे किसी से 5,000 लेने थे, मैं बोलूंगा यार हम बिजनेस खत्म कर रहे हैं, 7,000 दे दो ना प्लीज। बोलेगा पागल वागल हो रहे हो, 5,000 देने थे, मैं दूंगा भी तुम्हें 5,000। तो रिसीवेबल पर पूरे 5 मिल सकते हैं या 5 से कम। सामने वाला बोलेगा भाई तुम तो अचानक आ गए, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, अभी 4.5 हैं, लेने थे 5। वो बोल रहा है 4.5 ले लो, हमने कहा ओके भाई मजबूरी है, कारोबार खत्म कर रहे हैं, अच्छा भाई 4.5 ही दे दो, तो 500 रुपए का नुकसान। और पेबल वाले केस में, लायबिलिटी में, हमने किसी के देने थे 5,000, हमने किसी के 6,000 रुपए देने थे, हमने उसे बोला भाई अभी हम 6,000 दे नहीं सकते, या फिर हमने बोला ओके ये लो अपने 6,000, और हम 7,000 तो कभी भी अदा नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी थी ही। इसका मतलब है लायबिलिटी पूरी सेटल हो सकती है या लायबिलिटी को पे करने पर फायदा भी हो सकता है, नुकसान हो ही। क्लियर? नंबर 3 स्टेप पर वो जो एसेट्स को बेचने पर, एसेट्स को कन्वर्ट करने पर हुआ था फायदा या नुकसान, वो जो लायबिलिटी को पे करने पे हुआ था फायदा, लायबिलिटी को पे करने पे हुआ था, उस फायदे नुकसान तो को क्या हुआ ट्रांसफर तो आई रियलाइजेशन अकाउंट में तो नहीं आ गया होगा, ट्रांसफर गेन और लॉस टू कैपिटल अकाउंट। मैं 1080 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार। सर क्या मतलब हुआ? वो जो एसेट्स को बेचा था, उनको बेचने पर अगर हुआ था और अगर हुआ था तो उस फायदे नुकसान को किसी अकाउंट में रखा होगा, उस फायदे नुकसान को किसी अकाउंट में। सर कौन सा अकाउंट? प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक अभी पढ़ा है
कौन सा बेटा? नहीं पढ़ा? अभी पढ़ा। मैंने बोला प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक अभी अभी पढ़ा है लास्ट। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालते थे विद द हेल्प ऑफ, यानी बिजनेस के तमाम एक्सपेंस रेवेन्यू को इस अकाउंट में ले जाके मारते थे, प्रॉफिट या लॉस होता था मालिकान के हवाले करते थे। आज बिजनेस को खत्म करने पर जो फायदा नुकसान होगा क्या वो इस अकाउंट में डाल सकता हूँ? नौता। क्यों? क्योंकि इस अकाउंट में तमाम एक्सपेंस और रेवेन्यूज की समरी आती है, और बिजनेस को खत्म करने पर जो फायदा नुकसान होगा उसके लिए ये अकाउंट यूज करना मुनासिब। ये तो वो वाली बात हो गई कि हम कैश के अकाउंट में बैंक का बैलेंस लिख के बैठ जाएं। कैश के अकाउंट स्टार्ट करें, कैमरे की तरफ देख के हाथ तो नहीं लाना, हाथ हिलाओ। चलिए, इन एसेट्स को बेचने पर जो फायदा या नुकसान होगा, इन लायबिलिटीज को पे करने पर जो फायदा होगा, उस फायदे को एक टेम्परेरी अकाउंट बनाकर उस अकाउंट में रखा जाता है। उस अकाउंट का नाम है, वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम है हुज़ैफा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब पे अगर गौर करो तो रियलाइज करना, कौन सा वाला रियलाइज कि सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं रियलाइज कर लो, वो वाला नहीं। इसमें अमाउंट नहीं आता। कुछ खैरियत है आपकी रुकी जरूरी है अभी? सब खैरियत है? अच्छा चलो चली जाओ, बस तुम चली जाओ। ये वाली बात बता के खत्म करो, खबर तो ठीक है पक्का? ओके नहीं भाई, घर में अल्लाह अगर किसी की तबीयत सब खैरियत है ना ओवरऑल? अच्छा ओके, ऐसे झंडन तो जाता रहता। चली जाओ चली जाओ, मम्मी इंतज़ार कर रही है ना बाहर आपकी। बस 1 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा ये बात कह के, और आई होप कि नाज़िर तुम तो कवर कर लोगे, वैसे वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उस फायदे या नुकसान को रियलाइजेशन में डालते हैं। मैं चाह रहा था रियलाइजेशन के वर्ड को समझाना। रियलाइज का मतलब होता है इस चीज़ को बेचकर जो पैसे बदले में मिले, दैट इज रियलाइजेशन। रियलाइज कर रहे हो ना तुम, ये वो वाला रियलाइज नहीं है कि आपने एहसास किया, ये एहसास वाला रियलाइज नहीं है। जैसा हम कहते हैं यार तुम तो रियलाइज ही नहीं करते, मैं इतनी एफर्ट करता हूँ। आपके घर वाले आपकी मेहनत को देखते ही नहीं है, बोर्ड वाले आपकी मेहनत को रियलाइज नहीं करते, नंबर कम दे देते हैं, ये अलग रियलाइज है। और ये रियलाइज क्या है? रियलाइज कि हमने अपनी चीज़ को किसी के हवाले किया और बदले में पैसे रिसीव किए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रियलाइजेशन। बदला, हमें जो मिला, कंसिडरेशन भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो आज इन चीज़ों के कन्वर्ट करने पर एसेट्स को बेचने, लायबिलिटी को पे कहाँ नजर आएगा? डेबिट में। थर्ड एंट्री में अगर गेन है तो कहाँ पड़ा हुआ होगा? क्रेडिट। हम उसे फेंक देंगे, डेबिट। और गेन मालिकान के कैपिटल को कम करेगा है है तो कैपिटल हो जाएंगे क्रेडिट। नहीं समझ आया? जो फायदा हुआ था पहली और दूसरी एंट्री में किस अकाउंट में रखा था? किस साइड पे आया होगा? तो अब उस फायदे को मालिकान के हवाले कर रहा हूं, तो क्रेडिट से उठा के कहाँ फेंक दूं? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और गेन है, फायदा मालिकान के कैपिटल को, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अभी भी समझ नहीं आया? हाँ। और अगर हुआ क्या? और अगर हुआ लॉस, और अगर हुआ तो लॉस किस साइड पे होगा? डेबिट। तो इसको उठा के कहाँ फेंकेंगे? क्रेडिट। तो लॉस मालिकान के कैपिटल को कम कर देंगे, तो कैपिटल हो जाएंगे डेबिट और रियलाइजेशन हो जाएगा। याद रहे ये एक टेम्परेरी अकाउंट है, परमानेंट अकाउंट नहीं। कब बनता है? जब बिजनेस को लिक्विडेट किया जा रहा हो। कब बनता है? जब बिजनेस को लिक्विडेट किया जा रहा हो। आखिरी बात, सारे एसेट बिक चुके थे, सिर्फ रह गया था कैश। सारी जिम्मेदारियां आता, यानी ये बन गई आपकी तरह जीरो। एसेट भी ऑलरेडी हो गए थे, जीरो। सिर्फ कौन बाकी था? कैश। और वो जो फायदा नुकसान रियलाइजेशन में डाला था वो भी मालिकान में बड़े। अब आखिर में कौन बचे? बस मालिकान को कहेंगे अब तुम जितने जितने के मालिक हो उतने पैसे लो और चले जाओ, और फिर अल्लाह रुखसत ही हुआ चाहती, आपकी भी और इसकी भी। क्या? जो जितने का मालिक होगा
सर तो जो जितने का मालिक होगा उतने ही पैसे लेके जाएगा, जाहिर सी बात है, वरना रुखसती मुकम्मल नहीं होगी। अगर कोई शख्स 5 लाख का मालिक है और हम उसे 4 लाख रुपए देके भेज रहे हैं तो उसकी मिल्कियत कारोबार में भी 1 लाख रुपए, तो बिजनेस तो खत्म। बिजनेस तभी खत्म होगा जब हर अकाउंट का बैलेंस आपकी तरह होगा जीरो। हाँ, तो फिर ये आपने एक नई बात कर दी, आपकी क्लासमेट ने एक नई बात कर दी। मैं इसके ऊपर 2 जुमले अभी बोल देता हूँ, फिर कल समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने बोला हम क्लास खत्म करने लगे। आपकी क्लासमेट ने बेहतरीन सवाल किया, बोला 5 लाख रुपए मेरा कैपिटल है, 4 लाख रुपए इनका कैपिटल है, सब चीज़ें बिक चुकी हैं, सारी जिम्मेदारियां अदा हो चुकी हैं, और 5 लाख मैं लेके जाऊंगी, 4 लाख इन्हें देने हैं, और कारोबार में कैश है 8 लाख रुपए। तो हम कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि हमें नुकसान हुआ होगा ना, वो नुकसान भी आप दोनों में बटा, तो पहले उस नुकसान को बांटेंगे। नुकसान को बांटने से आप दोनों की कैपिटल कम हो जाएंगे, तो फिर दोनों की कैपिटल 8 लाख रुपए कैश के बराबर बनेंगे। अभी आप दोनों की कैपिटल थे 9 लाख, बिजनेस में कैश था 8 लाख। तो जब आप दोनों को नुकसान 1 लाख रुपए बढ़ेगा तो आपकी कैपिटल ऑटोमेटिकली। अच्छा सर, और अगर इतने कम हो कैपिटल, इतना कम हो कैश कि हम तो दूर की बात, वो लाइबिलिटी भी पे करने की हिम्मत, तो फिर ऐसी सूरत में पहले आप अपने घर से पैसे लाएंगे, और जब लाएंगे तो आपको क्या कहते हैं, और जब नहीं लाएंगे तो आपको क्या कहते हैं, ये मैं कल इंशाल्लाह। ठीक है, बात क्लियर है? जितनी अभी पढ़ाई इंशाल्लाह कल पूरी कोशिश करूँगा अल्लाह के हुक्म से पहला सवाल अटेंड करवा दूँ, क्योंकि फिर आप 4 दिन के लिए रुखसत होंगे तो आप घर से कुछ ना कुछ करके आ जाएंगे। सही है।